नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 सितंबर 2025 और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के थ्रू में। 150 करीब में एमसीक्यू होंगे, जिससे इकोनॉमिक्स में जो सेक्शन पूछा जाता है ना उसको रिवाइज करेंगे हम लोग। करेंट बेस्ड या स्टैटिक इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसको रिवाइज करेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे शामिल नहीं होगा। जो करेंट बेस्ड एमसीक्यू होते हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल होंगे, स्टैटिक पोर्शन का एमसीक्यू होगा। सभी प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसको रिवीजन करके अवश्य ही जाएं एग्जाम में, सही रहेगा वो। ओके, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्न से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, उत्पादक मूल्य सूचकांक या सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक GDP डिफ्लेक्टर। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए। इसका आंसर B हो जाएगा। अगला है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? इसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि भाई CPI कौन प्रकाशित करता है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। तो CPI जो है ये NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अर्थात MOSPI के अंतर्गत आता है, जो सांख्यिकी विद्या मंत्रालय है उसके तहत में आता है। इसका आंसर भी याद रखिएगा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स को भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, अर्थात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर C हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आसान सवाल है। 2 शुरुआत के मॉडरेट स्तर के सवाल थे, ये बेहद आसान सवाल है। 1935, 1949, 1951, 1969। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में स्थापित हुआ था। एक्ट जो है RBI एक्ट वो कब का है? तो RBI एक्ट 1934 का है। 1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसे प्रकाशित किया गया। इसका आंसर A हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोजगार का सृजन, गरीबी का उन्मूलन, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? MPC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है? मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार का होता है बंधुओं। एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई यह संकुचनकारी मौद्रिक पॉलिसी कहलाता है और यह विस्तारवादी कहलाता है। लूज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये भी याद रख सकते हैं। टाइट में हम लोग क्या करते हैं? ऋण लेना महंगा कर देता है RBI, CRR, SLR इत्यादि जो रेट है इनको बढ़ा दिया जाता है। वहीं लूज में इन सभी को कम कर दिया जाता है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य इन 4 ऑप्शंस में से निकालिएगा। रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। तो 4 में से क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर यही होगा, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे प्राइस ना तो ज़्यादा जाए ना तो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। दोनों ही स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होती है। प्राइस को बना करके रखना, मेंटेन करके रखना। इसका आंसर C हो जाएगा। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949, 1955, 1969, 1980। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसमें से 1969 को हो जाएगा। 1969 को बृहद स्तर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वैसे सबसे पहले RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1948 ईस्वी में, तो ये भी याद रख सकते हैं। बाकी जो बृहद स्तर पर राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1969 में किया गया था। बैंकों को छोटे शहरों तक पहुंचाने के लिए इस समय का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनके पास 50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि थी। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि 14 बड़े बैंक उस समय के शामिल थे, जिनके पास 50 करोड़ रुपए की पूंजी थी और उन सभी को भारत सरकार
सरकार ने अपना बना लिया था। जो उनके बैंक के मालिक थे उनको उनका पैसा दे करके राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कृषि का विकास, भारी उद्योग का विकास। तो कृषि का विकास तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का था, जिसको हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो भारत के सबसे बड़े आज तक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, क्या नाम है उनका? पीसी महालनोबिस नाम है, उनके मॉडल पर आधारित था और इसका मुख्य लक्ष्य था भारी उद्योगों का विकास। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है रिवर्स रेपो दर क्या होता है? देखिए, मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा यह, लेकिन उसको स्टेटमेंट में अगर लिख करके दे दिया जाए तो बड़ा ही कठिन हो जाता है। पूछा जा रहा है कि रिवर्स रेपो रेट RRR जो है यह क्या होता है? वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक RBI से ऋण लेते हैं, वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को RBI के पास रखते हैं, वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे से ऋण लेते हैं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को RBI के पास में रखते हैं और RBI इनके बदले में उनको कुछ रेट पर पैसा मुहैया करवाता है। इसी को कहा जाता है RRR, RRR कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना, अर्थात 1969 से 1974 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें गेहूं के उत्पादन पर मुख्य रूप से बल दिया गया था और भारत के पश्चिम के प्रदेश, पश्चिम के जो जिले राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट वाला ज़्यादा सही तरीके से प्रभावी हुआ और गेहूं उत्पादन बहुत अच्छे तरीक़े से हुआ था। इसमें 2 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। एक है उन्नत बीज, अर्थात अच्छे बीज मिले हमें बीज पर, और दूसरा फर्टिलाइजर पर, दूसरा बृहद स्तर पर फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया था, जिससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न से कौन सा उपाय मौद्रिक नीति का हिस्सा है? पूछा जा रहा है मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का हिस्सा होगा? इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? क्या करेंगे हम जब देश में इन्फ्लेशन होगा? तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कौन सा कदम उठाया जा सकता है? रेपो दरों को कम करना। रेपो दर को अगर हम कम कर देंगे तो क्या ये सही होगा जब देश में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है? खुले बाजार का संचालन, सक्रिय सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। भाई RBI के द्वारा सरकारी जो बॉन्ड हैं उनको बेच करके पैसा वापस ले लिएगा मार्केट से, क्या ये सही कदम होगा? नगद आरक्षित अनुपात कम करना, रिवर्स रेपो दर कम करना, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता लग गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का इसका आंसर बी हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको कहा जाता है, जिसके तहत RBI गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है, उनको ओपन मार्केट में बेचती है और वो खरीदती है, जिससे ओपन मार्केट से ढेर सारा कैश उसके पास में आ जाता है। और जब मार्केट से कैश कम कर दिया गया, कैश का फ्लो कम कर दिया गया, तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। ये कोई 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 70,000 80,000 करोड़ इस स्तर की बात होती है। इस स्तर से कैश को कम कर दिया जाता है, जिससे मार्केट में क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी अगर सरकार के द्वारा RBI के द्वारा रेपो दर को कम किया जाता है, CRR को कम किया जाता है या RRR को कम कर दिया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में MSP किसके द्वारा तय किया जाता है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत मूल्य आयोग, नाबार्ड और वित्त मंत्रालय। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको CACP भी कहा जाता है, इसके द्वारा तय किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 में। 1949 इसमें लिखा हुआ। दरअसल इसका एक्ट जो पारित हुआ था, जिसका नाम क्या है? तो सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण एक्ट 1948 है, जिसके तहत में 1949 से 1 जनवरी 1949 से यह प्रभावी हुआ था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है? केवल सरकारी निवेश में वृद्धि, देश में भौतिक और वित्तीय संपत्ति में वृद्धि, केवल निजी निवेश में वृद्धि, सरकारी खर्च में कमी। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण का अर्थ है भौतिक और वित्तीय संपत्ति में वृद्धि। इसी को कैपिटल एसेट्स कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। राजकोषीय नीति है, यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी है,
यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी है, न कि मॉनेटरी पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वित्त मंत्रालय का यह काम होता है। राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी खर्च, राजस्व और उधार से है, जिसे वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथों में होता है। तो आरबीआई के हाथों मॉनेटरी है और किसके हाथों में, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के हाथों में फिजिकल पॉलिसी होता है, जिसमें सरकार के खर्च वगैरह को लेकर के नीतियाँ तय की जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रेपो दर का क्या अर्थ होता है बंधुओं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को अल्पकालिक ऋण देते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, वह दर जिस पर आरबीआई और बैंक एक दूसरे से ऋण लेते हैं, वह दर जिस पर बैंक अपने ग्राहक को ऋण देते हैं। तो रेपो रेट का तात्पर्य क्या होता है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, इसी को रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में। देखिए 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ है, 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ है। और हाल फिलहाल है मोदी गवर्नमेंट के दूसरे टेन्योर के दौरान बहुत सारे बैंकों को विलय किया गया है। राष्ट्रीयकरण नहीं, उनको विलय किया गया, मर्ज किया गया है। बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर करके बड़े बैंकों का निर्माण किया गया है। जैसे आपने भी सुना होगा कि एसबीआई में बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया गया, कैनरा बैंक के साथ बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया गया। तो ये बहुत सारे संख्याओं में बैंक होने से ज़्यादा अच्छे होते हैं कि अपने पास लार्ज, बहुत पावरफुल और बड़े बैंक होने चाहिए। तो इसी के कारण से मर्ज किया गया। तो मर्ज करना अलग होता है और नेशनलाइजेशन अलग होता है। नेशनलाइजेशन का तात्पर्य होता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं बैंकों में, उनको उनके हिस्से का पैसा दे करके सरकार उनका स्वामित्व खरीद लेती है और यह सरकार का बैंक हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? नेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है बैंकों का? क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियां काम करती हैं वो एक ही चीज़ के ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट के लिए अगर वो केवल काम करेंगी तो छोटे शहरों या छोटे कस्बों तक बैंक कैसे पहुंचेगा? लेकिन जो सरकार होती है वो केवल प्रॉफिट के नहीं बल्कि जन कल्याण और लोगों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए भी काम करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी काम करती है। इसके कारण जब सरकार किसी बैंक को अधिग्रहित करती है तो फिर उसका विस्तार छोटे कस्बों तक, छोटे मार्केट तक, ग्रामीण इलाकों तक बैंकों का हो पाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? इंक्लूजन हो रहा है फाइनेंशियल सिस्टम में, जिससे बैंक घर घर तक पहुँच रही हैं। जिसका उदाहरण आपको दिखेगा, जैसे एसबीआई है, ये आपको हर छोटे बड़े कस्बों में ये दिख जाएगा। जो छोटा सा भी कस्बा है वहाँ पर भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक यही है। इसी कारण से है क्योंकि शुरुआत से ही यह एक राष्ट्रीय बैंक था जिसका विस्तार देश के कोने कोने तक हुआ है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं पर भी चल जाए आपको एसबीआई दिखेगा ही दिखेगा। तो ये क्या है? तो भाई नेशनलाइजेशन इसी कारण से किया जाता है। तो 1980 में भी नेशनलाइजेशन किया गया 6 बड़े बैंकों का। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1980 में 6 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा राशि 200 करोड़ थी। 1969 में जो हुआ था बंधुओं, उस समय जमा राशि 50 करोड़ वाले बैंकों को किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया भाई? यहाँ पर किया गया है 200 करोड़ वालों का। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में स्टेटमेंट बना करके। ये बैंक थे विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। ये सब अलग अलग रीजनल बैंक थे। देखिए सारे मैक्सिमम रीजनल बैंक हैं इसमें। जैसे विजया बैंक जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा सक्रिय है, आंध्रा बैंक जो है आंध्र के एरिया में ज़्यादा सक्रिय था। 3 प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंक्लूसन के हेतु, इसको याद रखिएगा। भारत पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1951 से 56 तक चला था यह। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है? क्या पूछा जा रहा है? तो क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर, मार्जिन आवश्यकता, रेपो दर। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है यह क्या है भाई? तो यह मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण में शामिल नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अर्थात मार्जिन आवश्यकता को अगर हम ज़्यादा और या कम करते हैं तो इससे मार्केट पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वहीं पर सीआरआर, एसएलआर और जो रेपो रेट है इसमें जब परिवर्तन किया जाता है तो बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश की इकोनॉमी परिवर्तन होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 प्रकार के उपकरण होते हैं जिसमें से एक को कहा जाता है मात्रात्मक और दूसरे को कहा जाता है गुणात्मक।
मात्रात्मक में जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम छोटा सा परिवर्तन करते हैं जैसे CRR SLR इस प्रकार की चीज़ों में, तो पूरे अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं पर जो दूसरा होता है जो गुणात्मक होता है, जैसे कि बैंक में अगर आप ऋण लेने गए तो वहाँ पर मार्जिन बढ़ा देगा कि अगर आपको 1 लाख का ऋण चाहिए तो आपको 50,000 रुपये का कम से कम 60,000 रुपये का संपत्ति दिखाना पड़ेगा। इससे पर्टिकुलर ऋण लेने वाले जो पर्टिकुलर लोग गए उन्हीं पर इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे अर्थव्यवस्था पर गहरा इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में योजना आयोग किस वर्ष भंग किया गया? तो यह 2014 में भंग किया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, जो पूछा गया DSO के एग्जाम में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? अगला सवाल है CPI कौन प्रकाशित करता है? तो यह श्रम ब्यूरो और श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत CPI और इंडस्ट्रियल वर्कर CPI-IW को प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। CPI इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए है, यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं उनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए या क्या है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इसको कौन प्रकाशित करता है? तो श्रम ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। श्रम ब्यूरो के द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं? कौन सी गतिविधियां सेवा क्षेत्र में शामिल होती हैं? कृषि आ गया तो ये तो प्राइमरी सेक्टर आ गया, उद्योग आ गया ये तो सेकेंडरी सेक्टर आ गया। यहाँ पर फिर से देखिए ऑप्शन डी में खनन दिया हुआ है, ये भी प्राइमरी सेक्टर होता है। दरअसल प्रकृति से जब भी हम कोई उत्पाद डायरेक्ट ले रहे हैं, चाहे वो खनन हो, खनिज हो, या फिर सेब हो, या फिर गेहूँ चावल हो, तो ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। जैसे हम इसको प्रोसेस करके कुछ बना रहे हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, और इसको बेचने के लिए अगर हम कॉल सेंटर ऐप वगैरह निर्माण कर रहे हैं तो सब के सब टर्सरी सेक्टर में आएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्ट इत्यादि जो हैं ये सब के सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी थी उस समय, इंदिरा गांधी जी थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। सांविधिक तरलता अनुपात SLR का क्या अर्थ है? SLR का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। तो वह राशि जो बैंकों को RBI के पास नगद के रूप में रखनी होती है, वह राशि जो बैंकों को RBI के पास नगद और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखनी पड़ती है, क्या बोला जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड कैश के फॉर्मेट में रखना पड़ता है RBI के पास में, वह न्यूनतम अनुपात जिसे बैंकों को नगद, सोना और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। अगला क्या है कि वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? SLR का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य हो जाएगा सी, वह न्यूनतम अनुपात जिसे बैंक को नगद, सोना या सरकारी प्रतिभूति के रूप में बनाए रखना होता है, इसी को कहा जाता है SLR। अपने NDTL का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो बैंक के पास होता है, इसका कुछ परसेंट जो है SLR के रूप में अपने पास बनाए रखना होता है, इसको कहा जाता है SLR। इसको याद रखिएगा। आपको पता है इस प्रकार के MCQ लोग पेड बैच में करवा के पैसा बना रहे हैं। आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है, आपका भी टाइम जाता है और आप ऐड देखते हैं, उससे पैसे आते हैं। लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको रिवाइज करिए और इस प्रकार के सवाल देखे जाते एग्जाम में। अगर कठिन सवाल पूछेगा ना तो यहीं से आएगा, बाकी आसान वाले तो आपने प्रैक्टिस किया ही होगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा, जिससे सही रहेगा आपके प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। भारत में अंत्योदय योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तीसरा, पाँचवा, छठा, 10वां। 23 का आंसर हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक छोटा सा चीज़ और बता देता हूं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। कृपया एग्ज़ाम में प्रीलिम एग्ज़ाम के दौरान सवालों को हल करते समय हिंदी इंग्लिश दोनों का पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि BPSC के हाल के जितने एग्जाम हुए उन सभी में हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस में एरर थे। हिंदी में बहुत ज़्यादा एरर थे, अशुद्धियाँ भर के थी BPSC पेपर में। पता नहीं क्या कारण था, लेकिन था इस बार। तो कृपया इसके कारण आपका मार्क्स न कम हो जाए, क्योंकि BPSC स्पष्ट रूप से लिख करके देती है हिंदी इंग्लिश में अगर गलत है तो हम इंग्लिश को सही मानेंगे, इसलिए आपका वहाँ पर मार्क्स चला जाएगा और आप उसको कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कृपया इंग्लिश हिंदी में पढ़ करके करें, खास तौर से साइंस, इकोनॉमिक्स इस प्रकार के सवालों को तो निश्चित तौर पर पढ़ें इंग्लिश में भी, जिससे आपको थोड़ा सा समय भी थोड़ा सा मदद भी मिल जाए। आसान शब्द होते हैं और गलत भी ना हो।
पहले ही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपका एग्जाम है नेक्स्ट वीक। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई उपयोग करता है मौद्रिक नीति का। राजकोषीय नीति तो वित्त मंत्रालय का होता है, भारत सरकार का होता है। भारत में योजना अवकाश की क्या अवधि थी, तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश का समय रहा है। भारत चीन युद्ध, 1965 का युद्ध और सूखे के कारण से जनसंख्या के लाभांश का क्या अर्थ होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या तात्पर्य होता है, कुल जनसंख्या में युवा लोगों के अधिक अनुपात, कुल जनसंख्या में वृद्ध लोगों का अधिक अनुपात, कामकाजी उम्र के जनसंख्या में अधिक अनुपात और कम बाल मृत्यु दर। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऑप्शन ए मारने वाले थे, इसको चारों ऑप्शंस को पढ़िए, इसका आंसर सी हो जाएगा। कामकाजी उम्र की जनसंख्या का अधिक अनुपात होगा। कामकाजी उम्र की अर्थात 14 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की आयु जो है, इनका अनुपात जहां पर ज़्यादा होता है उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सबसे सटीक परिभाषा यही होगा। अगला है भारत में नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, शहरी विकास के लिए ऋण प्रदान करना, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का फुल फॉर्म है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, हिल्टन यंग कमीशन, साइमन कमीशन, मुदलियार कमीशन, सार्जेंट कमीशन। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर 1934 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया, जिसको क्या कहा जाता है, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। 2 बार इसीलिए मैंने बोला है कि हिल्टन यंग की जगह पर अगर वो ये लिख कर दे देगा कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, तो वहाँ पर आप गलत कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित होता है और बी.आर. अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है आरबीआई को स्थापित करने में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो 1934 में एक्ट पारित होता है, 1935 से इसकी स्थापना होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है सरकार द्वारा आरबीआई से उधार लेकर के बजट घाटे के वित्त पोषण करना। सरकार जो बजट बनाती है तो हर साल सरकार का क्या हो जाता है भाई, खर्च हमेशा ज़्यादा होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं और हमेशा आमदनी कम होता है। तो ये जो खर्च ज़्यादा हो गया है, तो ये मान लीजिए 100 रुपये की जगह पर 110 रुपया खर्च हो गया है, तो 10 रुपये का क्या करती है भाई, आरबीआई से उधार लेकर के बजट घाटे का वित्त पोषण कर लेती है। इसी को क्या कहा जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। घाटे की व्यवस्था तब होती है जब सरकार अपने बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए आरबीआई से उधार लेती है, जिससे नए नोट छापे जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा नए नोट छप जाएंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैसे का डिवैल्यूएशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी। इसलिए घाटे का वित्त व्यवस्था भी एक सीमा तक ही सरकार कर सकती है, अगर उस लिमिट को पार करेगी तो इकोनॉमिक रूप से ब्लंडर साबित होता है वह। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 4वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के दौरान इंदिरा गांधी जी की सरकार में दिया गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, वो एक झोला में सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर के आ जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह लेकर के आ जाते हैं, दुकान लगाते हैं और बोलते हैं हाँ भाई आ जाओ ले लो। कितने का भाई, तो 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, लो खरीदो, पैसे दो हमें और ये बॉन्ड ले जाओ। तो उससे क्या होता है भाई, मार्केट से सारा कैश आरबीआई के पास में आ जाता है। कैश का मतलब है ऑनलाइन में भी जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी कैश में ही आता है। क्यों भाई, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैश के लिक्विडिटी के फॉर्मेट में ही आएगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी अपने यहाँ पर अभी तक नहीं चला है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है अपने यहाँ पर। तो इससे क्या होगा भाई, मार्केट में सारा बॉन्ड आ गया और मार्केट से सारा लिक्विडिटी इन्होंने वापस खींच लिया, इससे मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो मुद्रास्फीति और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी, इसका आंसर बी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी, नरसिम्हन समिति, क्या सीरियसली, शिवरावन समिति, सीरियसली, रंगराजन, केलकर। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, क्या इसका आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात शिवरामन समिति के सिफारिशों के आधार पर 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर जेम्स ब्रांड टेलर, सर सीडी देशमुख, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास तो इससे पहले गवर्नर थे। फिलहाल के गवर्नर कौन है आरबीआई के? मुझे बताइएगा ज़रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे पहले गवर्नर थे। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा पेश की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना थी। सी आंसर हो जाएगा। भारत मुद्रास्फीति के लिए एक लक्षित सीमा क्या है? जैसा कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है कि मुद्रास्फीति कितने से कितने के बीच में रखा जाएगा। ये क्या है सीमा? कितनी है भाई? 2% ±1। मुद्रास्फीति जीरो नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मुद्रास्फीति अगर जीरो हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा हतोत्साहित हो जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो व्यापारी हैं, जो व्यापार के लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, वो हतोत्साहित हो जाएंगे। कोई मार्केट में उत्साह नहीं रहेगा, कोई कमाई नहीं हो पाएगी, तो पूरा जो डिमांड एंड सप्लाई का चेन है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत में इन्फ्लेशन को जीरो करने का लक्ष्य नहीं किया जाता है। इसको एक मेंटेन करके रखना होता है पर्टिकुलर परसेंटेज पर, जो आरबीआई के द्वारा तय किया गया है। कितना परसेंट? बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो बी हो जाएगा 4% ±2, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा 2% तक जाएगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 6% तक जाना चाहिए। 2% से कम भी नहीं, 6% से ज़्यादा भी नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सी एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो गुणात्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मार्जिन आवश्यकता। इससे पहले भी आया था यह सवाल। भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नियंत्रित करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको कहा जाता है, यही नियंत्रित करता है पूंजी बाजार को। भारत में गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो अभी आया था यह सवाल, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है। बी आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्या अर्थ होता है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वो बैंक जिसे 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की होती है, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। वो बैंक जिनमें सरकार की 50% से अधिक की हिस्सेदारी होती है। भारत में योजना की अवधारणा किस देश से लिया गया? दरअसल पंचवर्षीय योजना होगा यहाँ पर, पंचवर्षीय योजना। तो ये यूएसएसआर से लिया हमने, सोवियत संघ से लिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, केवल आयात की लागत बढ़ जाती है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य होता है? तो दरअसल वैल्यू ऑफ करेंसी जो है यह कम हो जाता है, डिवैल्यूएशन हो जाता है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्र सरकार, किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाए केंद्र सरकार। दरअसल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजा जाता है नाम वित्त मंत्रालय के द्वारा, और वहाँ से फिर इसकी नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सेबी इसके लिए कोई ऋण नहीं देता है। बाकी वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक या आरआरबी तीनों ही कृषि विकास के लिए ऋण देते हैं। सेबी किसी को ऋण नहीं देगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो तेजी और अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास था। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रखा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। बैंक दर क्या है बंधुओं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का? इसका आंसर हो जाएगा बी वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, इसी को बैंक दर कहा जाता है। भारत में जीडीपी की गणना कौन करते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तब तो फिलहाल में सभी अप्रत्यक्ष करों को मिला करके एक ही कर दिया गया, जिसको जीएसटी कहा जाता है। और आज मैं 4 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल ही 3 सितंबर को भारत सरकार ने इसे बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। 28%, 18% स्लैब को हटाया गया है, 40% का एक स्लैब लाया गया, जिसको सिन गुड्स जैसे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जैसे चीज़ों पर इस पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। बाकी जो कंज्यूमर उत्पाद थे, हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें थी, इस पर जीएसटी कम किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इसका आंसर बी हो जाएगा। करेक्शन भी है। कल मैंने आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर को हाल ही में सरकार के द्वारा चेंज किया गया है।
जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो एक तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। दूसरा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, हरित क्रांति, ये 3rd पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी प्लानिंग की जा रही थी। तो ये दोनों करेक्शन है, बाकी जो मैंने पढ़ाया था वो सभी हिस्सा सही थे। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, मुद्रास्फीति जनित मंदी। कल मैंने आपको समझाया था कि भारत मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है 4% ±2 रखा गया है। 4% ±2 का क्या तात्पर्य होता है कि मिनिमम 2% तक जाएगा और हाईएस्ट 6% तक जाना चाहिए। 6% से ज़्यादा भी नुकसानदेह है और 2% से कम भी नुकसानदेह है। क्यों भाई? अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मार्केट हतोत्साहित हो जाता है, डिमांड क्रिएट नहीं हो पाता है। डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो सप्लाई धीमा होगा, सप्लाई धीमा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग धीमा पड़ जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग अगर कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगी? बेरोजगारी हो जाएगी। वहीं पर 6% से ज़्यादा, जैसे 10%, 12% पर अगर इन्फ्लेशन चला जाए तो इसको बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ये बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में पैसे का, उस देश की करेंसी का हद से ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो जाता है। जो 10 रुपये के आप चाय पीते हैं ये आपको 40 रुपये, 50 रुपये का मिलेगा। इसको कहा जाता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जिसमें अत्यधिक मुद्रे का डिवैल्यूएशन हो जाता है। दोनों ही कंडीशन जो है वो सही नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। इन्फ्लेशन को हमें पर्टिकुलर परसेंटेज तक मेंटेन करके रखना होता है, और यही मुद्रास्फीति को मेंटेन करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी, मंदी का तात्पर्य ही होता है कि डिमांड कम हो गया है मार्केट में। डिमांड कम होने से क्या हो जाता है? तो अंतिम स्तर पर जाकर के बेरोजगारी क्रिएट होता है। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, हाई इन्फ्लेशन के कारण से, उच्च मुद्रास्फीति के कारण से उच्च बेरोजगारी जब बनती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो मौद्रिक नीति कमेटी करता है, एमपीसी इसको कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके कितने मेंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं, आगे सवाल आएगा स्टेटमेंट वाला, उसमें हम लोग इसको हल करेंगे। तो यह आरबीआई का काम होता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सवाल पूछा जा रहा है, किस वर्ष यह स्थापित हुआ था? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1990 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को। और यह सवाल कई बार यूपीपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में कई सारे जगहों पर यह पूछा जा चुका है, सिडबी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। आप मुझे बताइएगा कि सिडबी का हेडक्वार्टर किस शहर में है, कहाँ पर है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा ज़रा सर्च करके। अगला सवाल है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? हु रिलीज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, अर्थात जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि डीमोनेटाइजेशन का क्या अर्थ होता है? या यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2017 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। क्यों भाई? क्योंकि 8 नवंबर 2016 ईस्वी को, याद ही होगा, मोदी जी बोला था देशवासियों आज से डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की जाती है। तो उन्होंने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में ही एक शब्द का यूज किया था जिसको कहा जाता है लीगल टेंडर। क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर, अर्थात कुछ मुद्रा नोटों को कानूनी निविदा के रूप में वापस लेना, इसी को डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। अब वो पैसे लीगल टेंडर नहीं रहे, अर्थात अब वो पैसे लेने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, अब वो पैसे लेने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। अन्यथा अगर आपको कोई भारतीय रुपया भारत में दे रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। एक बार को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि चेक को मना कर सकते हैं, लेकिन ये जो रुपए होते हैं लीगल टेंडर होता है। अगर आपने किसी को कोई रुपया दिया सही कंडीशन में तो वो उसको लेने से मना नहीं कर सकता है, नहीं तो उस पर
कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। जब किसी चीज़ को लीगल टेंडर से वापस का बाहर कर दिया जाता है तब उसको लेने से आदमी मना कर सकता है। जैसे अगर आरबीआई का पहले वाला आप नोट लेकर के आ जाएं, जो पहले चलता था 2000 रुपये का, 500 रुपये का, तो आज वो आप नहीं लेंगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के बाद वार्षिक योजना एनुअल प्लान शुरू किया गया था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। 1961 से 66 के पश्चात 66 से 69 की अवधि के लिए वार्षिक एनुअल प्लान शुरू किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात क्या है? कल मैंने एसएलआर पूछा था, आज आपसे सीआरआर पूछ रहा हूं कि सीआरआर क्या होता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। वह राशि जो बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास नगद के रूप में रखते हैं, वह राशि जो बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को आरबीआई के पास रखते हैं, द रेट एट विच बैंक जो अपना पैसा है सरप्लस लिक्विडिटी वो आरबीआई के पास में रखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात वह राशि जो बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा एनडीटीएल का नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी शब्द पर आधारित तो यूपीएससी ने 2020 पीटी में एक सवाल पूछ लिया था कि बैंकों की जो कैपिटल है वो क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। जो आप बैंक में पैसा रखते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये, 15,000 रुपये है या 50,000 रुपये या भाई 5 करोड़ रुपये है, तो वो क्या है? वो बैंकों की लाइबिलिटी है। वो बैंकों को अपने पास लाइबिलिटी के रूप में रखना है। लेकिन जो आपने ऋण लिया है, मान लीजिए आपने घर लेने के लिए ऋण लिया है 80 लाख रुपये, 90 लाख, 1 करोड़ रुपये लिया है, हाउस लोन लेते हैं बहुत सारे लोग। भारत में आधे से अधिक जो घर हैं वो लोन पर ही खरीदे जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, और आईफोन भी लोन पर खरीदे जाते हैं। तो जो आपको वो ऋण दे रहा है ना, वो है उसका कैपिटल, वो उससे कमाता है। जो आपने उसके पास पैसा रखा है वो उसकी लाइबिलिटी होती है। जो आपको ऋण दे रहा है वो उसका कैपिटल है, उससे वो सृजित करते हैं, अपनी आय को सृजित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो बैंकों के पास होता है उसका कुछ परसेंटेज एसएलआर और सीआरआर के रूप में बैंकों को रखना पड़ता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति कारण किसे लाभ होता है? मुद्रास्फीति कारण किसे लाभ होता है? जो लेनदार होते हैं, जिन्होंने आपको ऋण दिया या जिन्होंने ऋण लिया, बैंक को ज़्यादा लाभ होगा मुद्रास्फीति के दौरान, या आपको ज़्यादा लाभ होगा, या बैंक में जिन्होंने पैसा रखा है उनको लाभ होगा। तो क्या इसका उत्तर होगा? देखिए, जो लेनदार हैं, जिन्होंने मुद्रास्फीति लाभ पूछा है, जिन्होंने आपको पैसा दिया है, मान लीजिए 100 रुपये आपने बैंक से लिया है, बैंक ने आपको 100 रुपया दिया। कब? तो भाई 2025 ईस्वी में 100 रुपया दिया है। आप बैंक को 2026 ईस्वी में मान लीजिए इस पर ब्याज सहित 105 लौटाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण से इस 105 का 2026 में डिवैल्यूएशन होकर के 103 हो गया। तो बैंक को जो 5 रुपया का लाभ कमाना था वो कितना रुपया का लाभ कमा रहा है? मात्र 3 रुपये का। भले उसको 105 मिल रहा है, लेकिन आज उस 105 का इन्फ्लेशन के कारण से वैल्यू 103 रह गया है। तो 2 रुपये का उसका नुकसान हो गया। और ये 2 रुपये का फायदा किसको हुआ? तो आपको हुआ। भले आप 105 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण में दरअसल में आपको 102 ही चुकाना पड़ रहा है। तो ये आपको लाभ होगा। आपको लाभ होगा जो ऋण लेते हैं, जिन्होंने ऋण लिया होता है उनको लाभ होता है किसमें? इन्फ्लेशन के दौरान। जमा करता क्या होता है? मान लीजिए आपने बैंक में 5 लाख रुपया जमा किया हुआ है। कितना? 5 लाख रुपये, 50,000 रुपया मान लेते, 50 लाख मान लेते। जब मानना ही है तो ज़्यादा अमाउंट मानते हैं। 50 लाख रुपये जमा किया है आपने, 2020 में जमा किया था। आपको मिल रहा है इस पर 2% का भाई रिटर्न मिल रहा है। आपको 2% का बैंक देती है ना सालाना जमा करने का, 2-2.5% ही होता है सेविंग अकाउंट में। और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो है 4%। तो आपका पैसे का दरअसल में डिवैल्यूएशन हो रहा है। बैंक में रखे रखे आपका पैसा कमज़ोर होता जा रहा है। कल को जो पैसा आपका 1 लाख रुपया था, आज वो 95,000 रुपये कीमत का हो जाएगा।
तो जमाकर्ता का भी नुकसान होता है, इसलिए सेविंग अकाउंट में जमा करके नहीं रखना चाहिए ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि नुकसान होता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कॉर्पोरेट कर, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है या प्रत्यक्ष कर का भारत में सबसे बड़ा स्रोत होता है। आयकर भी होता है, लेकिन आयकर से सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार को कंपनियां जो देती हैं, जिनको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, उसी से सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेज प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेज प्राप्त होते हैं। किस पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल कहा जाता है? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है। 1961 से लेकर के 66 तक का टाइम पीरियड है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या शामिल होता है? केवल खाद्य व ईंधन की कीमतें, सभी वस्तु और सेवाओं की। 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका आंसर निकाले। इसका उत्तर हो जाएगा सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में सेवा कर किस प्रकार का कर था? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय कर, राज्य कर। सर्विस टैक्स, मान लीजिए कभी खाना खाने गए, कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो आपको दिखेगा कि बिल में सर्विस टैक्स ऐड कर दिया है भाई, 80 रुपये, 90 रुपये, जितना भी होता है, 100 रुपया। इसको आप हटाने को बोल सकते हैं, क्योंकि यह कंपलसरी नहीं होता है। इसको जीएसटी के साथ इंक्लूड कर दिया गया, फिर भी कई सारे जगहों पर वो चुपचाप से ऐड कर देते हैं। तो सर्विस टैक्स जो है यह अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा होता है। बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा होता है। अप्रत्यक्ष कर में अब इसको जीएसटी के साथ शामिल कर दिया गया है और यह अलग से मानना अनिवार्य नहीं है भारत में। इसका आंसर बी हो जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सीएसीपी काम करता है, जो सब्सिडी वगैरह डिसाइड करते हैं गन्ने को छोड़ करके। इसका आंसर बी हो जाएगा। विमुद्रीकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे उस समय में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय उर्जित पटेल साहब थे गवर्नर, उर्जित पटेल। इसका आंसर बी हो जाएगा। और इन्हें हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है आईएमएफ के लिए, तो ये भी याद रखिएगा उर्जित पटेल साहब के बारे में। इसका आंसर बी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को किसने अंतिम रूप दिया था? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग या संसद? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, यही पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता था, लेकिन उन्हें अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब तो नीति आयोग हो गया है। भारत बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी है। इस प्रकार के बड़े बड़े एक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक और एक्ट है जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे 1951 का जनप्रतिनिधि अधिनियम है। पूरा चुनाव और सभी जगहों पर इसका उपयोग होता है और यह कई बार आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, प्रीलिम में भी इससे पूछता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाए। कुछ बड़े बड़े एक्ट जो है ना, इसको हमेशा याद रखा कीजिए। योजना अवकाश के दौरान कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वार्षिक योजना, एनुअल प्लान शुरू किए गए थे 3 वर्षों के लिए, 1966 से लेकर के 69 के दौरान, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? भारतीय गवर्नर पूछ रहा है। कल मैंने आपको बताया था इनके बारे में, ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के, लेकिन भारतीय पहला गवर्नर कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर सीडी देशमुख साहब थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1943 में इनको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था कि एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि आरबीआई, और आपको बताया था कि फिस्कल कमेटी या फिस्कल जो पॉलिसी होता है अर्थात भारत सरकार कहा जाता है इसको, भारत सरकार। तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास और आय वितरण को बढ़ावा देना। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई? और यही अंतिम पंचवर्षीय योजना यही थी। इसके पश्चात से मोदी गवर्नमेंट ने जब नीति आयोग स्थापित किया तो पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया, क्योंकि माना जा रहा था कि पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग ये संघवाद की भावना को कमजोर कर रहे थे, क्योंकि योजना आयोग को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया जाता था। क्रिटिसिज्म के लिए उसको सुपर कैबिनेट कह दिया जाता था और अपनी चीज़ें राज्यों के ऊपर में थोप देता था वो। इसके कारण से उसको बंद कर दिया गया और
पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर 15 वर्षीय प्लान या फिर 20 वर्षीय प्लान, अब तो हमने 2047 तक के लिए प्लानिंग किया हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, तो भाई अमृत नाम दिया हुआ है। ये अमृत वर्ष चल रहा अभी भारत का 2022 से लेकर के और 2047 तक के लिए। तो इस दौरान हमने इतने वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। हमें विकसित भारत का एजेंडा हमने 1947 के लिए तय किया हुआ है, और ये मैंने बीपीएससी मेंस 70 के लिए अलग से पढ़ाया भी था कि उसके तहत हमने क्या क्या लक्ष्य रखे हुए हैं। जिनको 71 मेंस देना होगा, अभी इसके बाद जब आंसर राइटिंग शुरू करवाऊंगा मैं, तो उस दौरान जैसे यूपीएससी का मेंस जब होता था तो उस दौरान सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना होता था वो किस चीज़ पर, तो 15 वर्षीय प्लान जो नीति आयोग बनाता था उसका पूरा डॉक्यूमेंट ले लीजिए, उसके सारे पॉइंटों को अपने आंसर में इंक्लूड कीजिए, भर भर के आपके मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए आपको इस प्रकार के जो 2047 के लिए एजेंडा है इनको पढ़ लीजिए और इनके लक्ष्यों को भर भर के आंसर राइटिंग उपयोग कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं अब बीती समय की बात हो गई। अंतिम बार जो था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना था जो 2017 ईस्वी तक चला है, उसके पश्चात से इसको बंद कर दिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, और इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा चल रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में कोर मुद्रास्फीति में क्या शामिल नहीं होता है? खाद्य व ईंधन, केवल खाद्य, केवल ईंधन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे अस्थिर होती हैं। खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन का जो होता है दाम हमेशा अस्थिर होता है, इसलिए इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है, डी आंसर हो जाएगा। आयात निर्यात बैंक, निर्यात आयात बैंक जिसको एक्जिम बैंक भी कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहा जाता है, एक्जिम बैंक भी कहा जाता है, कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुआ था, 1982 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाए। अगला सवाल है कि भारत में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बंधुओं? नाबार्ड का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष करों को कौन नियंत्रित करता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीआईसी, आरबीआई, नीति आयोग। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसका उत्तर हो जाएगा। आरबीआई एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपसे 2018, हाँ, यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था। एसबीआई, एलआईसी, इसी प्रकार के और 2 थे जिनके बारे में पूछा था कि सीक्वेंस में लगाइए इनको कब राष्ट्रीयकरण किया गया, इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, उस आधार पर इनको क्रम में लगाइए। तो जैसे अभी मैंने आपको एसबीआई का बता रहा हूँ, तो आप एसबीआई एलआईसी का याद रखें, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसी प्रकार से ये भी याद करें ओएनजीसी कब स्थापित हुआ था, कोल इंडिया कब स्थापित हुआ था। इस प्रकार से इनको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है प्रीलिम एग्जाम में। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। उससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया और इसको राष्ट्रीयकृत कर लिया गया कब? तो 1955 ईस्वी में, 1955 में ईस्वी में राष्ट्रीयकृत किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लघु उद्योग ऋण प्रदान करने के लिए कौन सा बैंक जो है वो जिम्मेदार होता है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात सिडबी जो है यही जिम्मेदार होता है। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया जो है ये छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए काम करता है मुख्य रूप से। इसका आंसर बी हो जाएगा। आईसीआईसीआई तो प्राइवेट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। पहली है एचडीएफसी, दूसरी आईसीआईसी है, तीसरा एक्सिस है शायद, ये देखिएगा ध्यान से। एक्सिस है, हाँ एक्सिस ही है तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक। और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक तो एसबीआई है। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष या नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित नेहरू जी। और जब योजनाएं को ख़त्म किया गया और नीति आयोग स्थापित हुआ तो तब इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो उस समय थे मोदी जी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952 में। 1952 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो क्या है? और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपको लग रहा होगा कि ये क्या पूछा मैंने। ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसीलिए पूछा हुआ है मैंने। एक बार सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य पूछ लिया था, एक बाघ और एक तार का पेड़, एक शेर और एक तार का पेड़ क्या है? तो भाई 100 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक बाघ और एक तार का पेड़ जो है, टाइगर एंड पाम ट्री जो है, ये आरबीआई का लोगो है, याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों विचार करें। थोक मूल्य सूचकांक, अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का 1-2 सवाल आएगा। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में केवल खुदरा वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड द प्राइस ऑफ ओनली रिटेल गुड्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या दोनों सही हैं? केवल पहला सही है, दूसरा सही है, या नन ऑफ द एबव, नाइदर वन नॉर टू? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी ने निकाल लिया होगा। 101 का आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है, जबकि सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं दोनों कीमतों को शामिल किया जाता है। सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस बोथ, जबकि होलसेल में ओनली गुड्स। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दोनों गलत दिया हुआ था। भारत में मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसके बारे में तो कल से कितनी बार मैंने बताया है। और अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, क्या होता है बंधुओं? मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, और मनोविज्ञान से खेला जाता है एग्जाम में। आयोग वगैरह जो है आपके मनोविज्ञान से बहुत बुरे तरीके से खेलती है। जैसे इस प्रकार के सवाल जो होते हैं आसान होते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्टेटमेंट देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसलिए इसको हल कीजिए बिना डरे हुए। कुछ नहीं है इसमें 6 सदस्य होते हैं, इसमें से 3 आरबीआई के होते हैं। ये लिखा हुआ है 6 में से 3 आरबीआई के होते हैं। 3 फिर कहाँ से आते हैं भाई? समिति का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है। और भी कोई स्टेटमेंट अगला है कि यह रेपो दर को तय करने के जिम्मेदार होता है। तो भाई पहला दूसरा का पता नहीं, लेकिन तीसरा तो गारंटेड होना चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ। और अगर आप दूसरा का एलिमिनेट करते, क्योंकि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो अपने आप 3 स्टेटमेंट यहाँ से एलिमिनेट हो जाता। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर के द्वारा की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 6 में से 3 सरकार के द्वारा और 3 आरबीआई से होते हैं, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष जो होता है आरबीआई गवर्नर होते हैं, और यह मॉनेटरी पॉलिसी को तय करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। लंबे समय तक रहने वाली मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्न से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? मुद्रास्फीति को हमें नियंत्रित करना है, उसको कम करना है, तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? रेपो दरों को बढ़ाना, सांविधिक तरलता अनुपात को कम करना, खुले बाजार के संचालन में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना। 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे दिए गए कोड से आपको आंसर निकालना है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या करना होगा भाई? एसएलआर को हम अगर कम करेंगे तो भाई मुद्रास्फीति तो और बढ़ जाएगा। तो भाई दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, केवल 1 होगा। रेपो दर, एसएलआर, बीआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इत्यादि जैसी चीज़ों को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा भाई? जिससे हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के सवाल पूछेगा, तो उसके लिए भी मैंने आपको तैयार कर दिया है। बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करना ताकि वे ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों तक पहुंच सकें, एकाधिकार को कम करना, ऋण देने को अधिक समावेशी बनाना, विदेशी बैंकों का विलय करना। तो मर्ज करने का तो कोई ऐसा दिखा नहीं था कि भाई विदेशी बैंकों को भी मर्ज कर देंगे हम लोग, है ना। तो सही उत्तर पूछा है, हमेशा ही इसको
गोला करना एग्जाम में कि सही पूछा है या गलत पूछा है। मैं दिन भर में इतने एमसीक्यू करवाता हूं तो भी मैं गलत कर देता हूं कई बार, सही गलत नहीं देखने के चक्कर में। आपने वीडियो में भी कई बार गौर किया होगा कि ऐसा मिस्टेक होता है। तो एग्जाम में आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सही पूछा है या गलत पूछा है इसको अलग से पहले ही अंडरलाइन कर लें, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, फिर जाएं ऑप्शंस पर। पूछा है सही उत्तर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस 3 तो गलत ही होगा भाई, विदेशी बैंकों के मर्जर से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान नहीं था। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमिनेट कर करके आसानी से आंसर निकाले जा सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास, ये यहाँ पर सही है। पहली पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग गलत दिया हुआ है, यह सेकंड पंचवर्षीय योजना में था। पहला में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अर्थात प्राथमिक क्षेत्रों का विकास की बात की गई थी, सेकंड में भारी उद्योग की बात की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो अभी मैंने किया है, सीपीआई में सेवाओं की कीमतें शामिल हैं जबकि डब्ल्यूपीआई में सेवाओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं था, बल्कि जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान 1978 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और 78 से 83 ईस्वी के लिए रोलिंग प्लान शुरू किया गया। यह एक योजना नहीं थी जो 5 सालों तक चली, इसलिए इसे को कोई भी पारंपरिक रूप से पंचवर्षीय योजना नहीं कहा जा सकता। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन आरबीआई का एक कार्य नहीं है पूछा जा रहा है? तो 112 का आंसर क्या हो जाए? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, ये भी है भाई आरबीआई का काम। तो अगला है एफडीआई को नियंत्रित करना, उसके बाद से मुद्रास्फीति जारी करना। इसका आंसर हो जाएगा एफडीआई को नियंत्रित करना। ये आरबीआई का कहीं से भी काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एसएलआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एसएलआर सभी को पता होगा और पूछा है सही कौन सा है। अब इसका आंसर निकालिएगा, वीडियो रोक करके निकालिएगा। यह वह राशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद के रूप में रखनी होती है। यह वह राशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद के रूप में रखनी होती है। इसमें नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल दूसरा सही है। आरबीआई के पास नहीं, अपने पास रखना होता है, बैंकों के पास ही रखना होता है। इसका आंसर केवल दूसरा सही हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है आरबीआई के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति खरीद और बिक्री जब की जाती है तो इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कह दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति कारण निम्न से किसे सबसे अधिक नुकसान होता है? तो सबसे अधिक नुकसान निश्चित आय वाले व्यक्ति को, पीपुल विथ फिक्स्ड इनकम, जिनका इनकम फिक्स होता है, अर्थात सैलरी वर्ग जो है यह सबसे ज़्यादा घाटा में जाता है जब उसका क्या होता है भाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाए तो। क्यों? मान लीजिए आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है 70,000 रुपये, जो कि बहुत कम लोगों की होती है, अब बढ़ जाएगी तो मान लीजिए 50,000 रुपये आ रही है सैलरी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ करके हो गया है 5%, मान लीजिए 10% पर चला गया है, 10% पर चला गया इन्फ्लेशन, है ना, तो वास्तविकता में सैलरी 45,000 रह जाएगी। जो दिखेगा आपको भले आ रहा है 50,000, लेकिन वास्तविकता में उसकी परचेजिंग पावर कितना रह जाएगा? तो कम होकर के 45,000 पर आ जाएगा। इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं उनका सबसे अधिक नुकसान हो जाता है। निश्चित आय वाले लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर पैसे का कम हो रहा है और आपके पास तो लिमिटेड अमाउंट पैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? नुकसान हो जाएगा। वास्तविक आय जो है वो शार्प डिक्लाइन हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, यही सत्य है। क्या निर्यात बढ़ता है? हाँ, तो इसका आंसर ए भी हो सकता था। क्या निर्यात लगातार बढ़ता रहेगा? नहीं। जब पैसे का डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि कोई आदमी $100 लेकर के आया, मान लीजिए $1 का कीमत अभी कितना है? 90 रुपया मान लेते हैं $1 लेकर के आया, वो 90 रुपये का सामान भारत से खरीद कर गया।
अब पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया, अब $1 की कीमत रह गया 100 रुपया। अब वो 100 रुपये का सामान खरीद करके जाएगा। लेकिन अगर ये मुद्रास्फीति अधिक दिनों तक रहेगी तो फिर इस 100 रुपये का नहीं, वास्तविक परचेजिंग पावर इसका कम हो जाएगा। तो अधिक लंबे समय तक मुद्रास्फीति रहने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन शुरुआत में जब पैसे का डिवैल्यूएशन है, किसी भी देश का करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना होती है। एक्सपोर्ट बढ़ता है, उस देश से खरीदना बाहर से लोग ज़्यादा शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर खरीदना तात्कालिक रूप से सस्ता हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, मुद्रास्फीति से कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। इसलिए आपने सुना होगा चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा कई बार उसके अपने करेंसी का खुद ही उसके सरकार के द्वारा डिवैल्यूएशन कर दिया जाता है, अपने करेंसी का मूल्य घटा देते हैं, जिससे पूरे दुनिया का ट्रेड व्यवस्था प्रभावित होता है। सारा का सारा ऑर्डर जो है वो चीन चला जाता है। तो ये बदमाशी वो करता है कई बार। भारत ने ऐसा नहीं किया है हाल फिलहाल के वर्षों में। राजकोषीय नीति में क्या शामिल होता है? तो सरकारी खर्च और कराधान वगैरह शामिल होता है। भारत में योजना के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, क्योंकि उस समय भंग किया गया था इसको। SLR की दर निर्धारित करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। भारतीय पूंजी निर्माण को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में, जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। थोक मूल्य सूचकांक का मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली शामिल होती है। लघु उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए SEBI जिम्मेदार होता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी की स्थिति में क्या होता है? अभी मैंने करवाया था, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी हो जाती है। तो मैंने आपको अप्रॉक्स 120 करीब में MCQ हल करवाए हैं इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन से, और भी मैं करवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन कितना सारा मैं करवाऊँगा, अब समय भी तो बहुत कम है, इतने कम दिनों में कितना सारा करवा पाऊँगा मैं। देखिए, खैर इसको रिवाइज कीजिएगा, दोनों वीडियो को जोड़ कर भी मैं एक डाल दूँगा कल, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी का, और जिन लोगों ने विश किया है उनका भी थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आप सभी के मैसेज का भी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।